माई सेल्फ हीना। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं 1857 की क्रांति की असफलता के कारण। इससे पहले हम 1857 की क्रांति जो हुई उसके क्या कारण थे उनके विषय में हम पढ़ चुके हैं तथा इस क्रांति का उद्भव कैसे हुआ, इन सब चीजों के बारे में हम अपने पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने मेरे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार आप उन्हें जरूर देख लें ताकि आपको ये जो पूरा टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण। तो सबसे पहला जो कारण है वो है समन्वय का अभाव। ये जो क्रांति हुई इसमें समन्वय का काफी अभाव था। जैसे कुछ प्रांतों के राजाओं ने तो यहाँ इस क्रांति में किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया। वह केवल अपनी रियायतों के बारे में, अपने प्रांतों के बारे में ही सोच रहे थे और अपने हित के लिए उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। अपने प्रांत की सुरक्षा के लिए उन्होंने इस क्रांति में भाग नहीं लिया और उल्टा साथ किसका दिया? अंग्रेजों का, विरोधियों का साथ दिया। जैसे कुछ रियायतें थी जो बिल्कुल भी इसमें 1857 की क्रांति में सम्मिलित नहीं हुई। जैसे अगर हम पढ़े तो हैदराबाद ये प्रमुख रियायतें थी। ऐसा माना जाता है कि अगर ये रियायतें भी इस क्रांति में भाग लेती तो शायद स्थिति कुछ और ही होती। हैदराबाद हो गया, ग्वालियर है, इंदौर, इन रियायतों में इस क्रांति में कोई सहयोग नहीं किया। जिसे हम कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति की असफलता का एक प्रमुख कारण था। क्योंकि अगर ये जो बड़ी बड़ी रियायतें थी अगर ये भी इस क्रांति में भाग लेती तो शायद स्थिति कुछ और ही होती। दूसरा हम कह सकते हैं कि 1857 की जो क्रांति है उसमें संगठन का अभाव था। किसी भी प्रकार का, ये जितने भी जो क्रांतिकारी थे इनके बीच में कोई संगठन नहीं था जो इनको सभी क्रांतिकारियों को संगठित करके रख सके। तो संगठन के अभाव होने के कारण भी ये क्रांति असफल रही। नेतृत्व का अभाव था। नेतृत्व के अभाव होने के कारण क्या हुआ कि कोई भी इस क्रांति के लिए पूरा राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करने वाला नहीं था। हालांकि उस समय जो लोग थे उन्होंने, जो मुगल शासक थे बहादुर शाह, उनको इसका नेतृत्व का नेता बनाया था। राष्ट्रीय स्तर पर जो नेतृत्व करें इस पूरे क्रांति का, उसके लिए उन्होंने उस बहादुर शाह को नेता बनाया था। लेकिन वे काफी वृद्ध थे, उनकी उस समय उम्र 80 वर्ष थी और इस कारण से वो क्या अच्छी तरीके से नेतृत्व नहीं कर पाए। किसी ठीक प्रकार का नेतृत्व जो रियल में एक जो मिलना चाहिए था क्रांति के लिए नेतृत्व, वो नहीं मिल पाया और सही दिशा न मिलने के कारण ये क्रांति असफल रही। छोटे छोटे क्षेत्रों का विद्रोह बनकर रह गई जिसे अंग्रेजों द्वारा आसानी से दबा दिया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि नेतृत्व का अभाव होना भी 1857 की क्रांति की असफलता का एक प्रमुख कारण था। एक कारण ये भी था कि ये जो क्रांति थी वो निर्धारित समय से पहले ही आरंभ हो गई थी। निर्धारित समय से पहले इस क्रांति के लिए जो समय निर्धारित किया गया था, परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई जिनके कारण ये क्रांति धीरे धीरे स्टार्ट हो गई और जो एक निश्चित समय था उस समय पर ये क्रांति नहीं हुई। यदि एक निश्चित समय पर जो समय निर्धारित किया गया था उस समय पर ये क्रांति होती तो शायद सभी अलग अलग क्षेत्रों के लोग सभी एक समय पर जब क्रांति करते तो शायद अंग्रेजों को संभलने का मौका ना मिल पाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये क्रांति निर्धारित समय से पहले ही हो गई और इस कारण क्या हुआ, छोटे छोटे क्षेत्रों में विद्रोह हुआ और उसको अंग्रेजों द्वारा आसानी से दमन कर दिया गया। अंग्रेजों द्वारा इसे आसानी से दबा दिया गया। इस क्रांति में कोई उद्देश्य स्पष्ट नहीं था।
क्रांति हुई लेकिन एक कोई निश्चित उद्देश्य नहीं था। जैसे जब हमने आगे पढ़ा, आगे जब हम पढ़ेंगे इनके बारे में कि जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ या फिर जब 1947 में भारत को आजादी मिली, उस समय पे जो जितने भी आंदोलन हो रहे थे उनका एक निर्धारित उद्देश्य था। जैसे कि हमें देसी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है और क्या कहते हैं, अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाना है। इस तरीके के उद्देश्य जो थे वो निश्चित थे। हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, इस तरीके के जो उद्देश्य थे वो उस समय निश्चित थे। लेकिन जब ये क्रांति हुई तो उस समय उद्देश्य निश्चित नहीं थे। इस समय जो क्रांति हो रही थी उसमें जो भाग लेने वाले लोग भी थे, उनके स्वयं के कुछ हित थे। जैसे नाना साहेब का इस क्रांति में भाग लेने के पीछे स्वयं का हित क्या था कि उनकी पेंशन को बंद कर दिया गया था। इस कारण वह अंग्रेजों के खिलाफ थे और इसीलिए वह उन्होंने क्रांति में भाग लिया है। इसी प्रकार रानी लक्ष्मीबाई वह अपने दत्तक पुत्र को वहां का राजा बनाना चाहती थी, झांसी का, इसलिए उन्होंने भाग लिया। तो जो क्रांतिकारी थे उनके स्वयं के हित ज्यादा थे, कोई पूरा मतलब अगर कहें कि पूरे देश के हित के लिए कोई कारण नहीं था। तो इसी कारण भी ये क्रांति जो है वो सफल नहीं हो पाई। कोई उद्देश्य स्पष्ट ना होने के कारण भी ये क्रांति सफल नहीं हुई। संसाधनों का अभाव था, संसाधन सीमित थे। अंग्रेजों की तुलना में भारतीयों के पास में जो संसाधन थे वो काफी सीमित मात्रा में थे। उस समय अंग्रेजों के पास में नए नए तरीके के कारतूस थे, नई नई तरीके की बंदूकें थी और इन सब चीजों का भारतीयों के पास अभाव था। भारतीयों के पास तो भरपूर मात्रा में बारूद भी नहीं था, बारूद और बम की संख्या भी नहीं थी कि वह अच्छे से अंग्रेजों के ऊपर अटैक कर सके। और अंग्रेजों के पास में जो हथियार थे वो काफी अधिक थे। तो इनके अभाव में भी क्या हुआ कि भारतीय अंग्रेजों का सही से मुकाबला नहीं कर पाए और ये जो 1857 की क्रांति है वो असफल रही। तो सीमित संसाधनों का होना भी उस समय पर इस असफलता का एक कारण बनकर रहा। भारतीयों का सहयोग न मिलना, इस पॉइंट पे हम ये नहीं कह सकते कि सभी भारतीयों का सहयोग नहीं मिला, क्योंकि सहयोग नहीं मिलता तो ये क्रांति ना होती। लेकिन समाज का जो शिक्षित वर्ग था, मेनली जो शिक्षित वर्ग था, उसने इस क्रांति में कोई भी रुचि नहीं ली, किसी प्रकार से कोई हिस्सा नहीं लिया। यदि शिक्षित वर्ग इसका नेतृत्व कर रहा होता, इसमें हिस्सा लेता, तो शायद इस आंदोलन को किसी सही दिशा की ओर लेके जाता और स्थिति कुछ और ही होती, इसके परिणाम शायद कुछ और ही निकलकर सामने आते। लेकिन पूरी तरीके से सभी भारतीयों का इसमें सहयोग नहीं मिला। शिक्षित वर्ग ने किसी प्रकार से कोई सहयोग नहीं दिया। जमींदार जो वर्ग था वह अंग्रेजों से अपने हितों को देख रहा था और अपने लाभ के लिए जमींदार वर्ग ने भी इसका साथ नहीं दिया। इसी कारण क्या है, ये जो क्रांति थी वो असफल रही। जमींदार, सभी जमींदार भी ऐसे नहीं थे। कुछ जमींदारों ने भी, जैसे हमने पढ़ा कि जो कुंवर सिंह थे बिहार के, जिन्होंने इस क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वे भी एक जमींदार थे। तो ऐसा नहीं है कि सभी जमींदार इसमें सम्मिलित नहीं थे, लेकिन ज्यादातर उन्हें इस क्रांति में किसी प्रकार से भाग नहीं लिया। जो छोटे व्यापार करने वाले लोग थे उन्हीं ने इस क्रांति में भाग लिया। तो यह कुछ कारण थे जिनके कारण 1857 की क्रांति असफल रही। यदि समाज के शिक्षित वर्ग ने इसमें भाग लिया होता, भारतीयों के पास प्रचुर मात्रा में संसाधन होते, उनका नेतृत्व किसी सही नेता के द्वारा किया जा रहा होता और कोई संगठन होता, तो ये क्रांति शायद उस समय पर असफल ना होती। तो इसकी असफलता के कारण ये थे। अब हम पढ़ते हैं कि क्रांति जब असफल हो गई तो इसके परिणाम निकलकर क्या है। क्रांति असफल बेशक से हुई, लेकिन कहीं ना कहीं इस क्रांति ने 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों की जड़ों को हिलाकर रख दिया। अंग्रेज समझ गए कि इतना अत्याचार जो अभी तक भारतीय सहन करते आ रहे थे वह उनकी एक सीमा थी। अगर हम ये लगातार करते रहें तो ऐसा नहीं है कि भारतीय इसको सहन ही करते रहेंगे और कहीं ना कहीं वो हमारा समय समय पर विद्रोह रहेंगे और जो भारत पे शासन करने का हमारा सपना है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब ये क्रांति असफल हुई तो अंग्रेजों के द्वारा ये सोचा गया कि अब ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए उन्होंने कुछ नई नीति बनाई और जो अपनी पुरानी नीतियां थी उनमें सुधार किया।
तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि जब ये क्रांति असफल हुई तो बाद में इसके परिणाम क्या निकले। सबसे पहले भारतीय शासन व्यवस्था। भारतीय शासन अधिनियम 1858 आया। इसे हम विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी कह सकते हैं। जिसे किसके द्वारा पढ़ा गया था? ये विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था ये पढ़ा गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ये छोटे छोटे पॉइंट है, मैं आपको इसलिए लिखवा दे रही हूँ क्योंकि पेपर में पूछ लिया जाता है कि जो विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया, भारतीय शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858, इसे सब किसने पढ़ा था? तो इसे पढ़ा था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, इसे पढ़ा गया था। ये जो लॉर्ड कैनिंग थे ये उस समय भारत के अंतिम गवर्नर थे, अंतिम गवर्नर जनरल। क्योंकि इसके बाद जो था वो गवर्नर के पद को खत्म कर दिया गया। अब गवर्नर कौन बन गए? वायसराय। भारत में जो नया पद आया, गवर्नर के पद को, नया पद कौन सा सृजित किया गया? वायसराय। तो जो प्रथम वायसराय थे वो भी कौन थे? प्रथम वायसराय, ये भी कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। यही अंतिम गवर्नर थे, रहे यही लॉर्ड कैनिंग ही रहे, लेकिन इनका जो पद था, पदवी इनकी चेंज कर दी गई। इन्हें गवर्नर जनरल की जगह अब क्या कहकर जाना जाने लगा? वायसराय के नाम से। तो प्रथम भारतीय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इस घोषणा पत्र में जो नीतियां थी उनमें था कि जो कंपनी का शासन था, जो इतने वर्षों से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन कर रही थी, उसके शासन को, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। और अब जो भारत का शासन था वो किसके अधीन आ गया? ब्रिटिश क्राउन के। ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारतीय शासन आ गया। ये इसमें किया गया कि एक तो गवर्नर के पद को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल के पद को वायसराय के नाम से जाना जाने लगा। कंपनी का शासन, जो कंपनी भारत में शासन कर रही थी, अब वो कंपनी के शासन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। अब जो भारत का शासन था वो किसके अधीन आ गया? वह शासन आ गया अधीन ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारतीय शासन आ गया। भारतीय शासन को चलाने के लिए एक नया पद सृजित किया गया जिसे भारतीय सचिव कहा गया। भारतीय सचिव का एक पद बनाया गया। भारतीय सचिव, ये जो भारतीय सचिव था ये ब्रिटिश की संसद का ही सदस्य था। और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की परिषद बनाई गई। 15 सदस्यों की परिषद
बनाई गई। भारत के पूरे प्रशासन को देखने के लिए एक भारतीय सचिव की नियुक्ति की गई और ये जो भारतीय सचिव था ये ब्रिटिश संसद के मंत्रिमंडल का ही सदस्य था। और इस सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की क्या बनाई गई, एक परिषद का गठन किया गया जो इसकी सहायता करेंगे। एक ये हुआ। दूसरा कार्य ये हुआ, जो भारतीय सेना थी उस समय क्या था कि जो सेना थी उसमें जो अनुपात था, सेना का जो अनुपात था वो था पहले 5:1। 5:1 था। इसे खत्म करके अनुपात कर दिया गया 2:1। 5:1 का अर्थ है कि 5 भारतीय और 1 ब्रिटिश सेना में भर्ती किया जाता था, लेकिन अब जो था वो 2:1 कर दिया, मतलब 2 भारतीयों पर 1 ब्रिटिश सेना में होगा। तो ये अनुपात को बदल दिया गया। साथ ही साथ ये आश्वासन दिया गया कि जो साम्राज्य विस्तार है वो अंग्रेजों द्वारा अब नहीं किया जाएगा। साम्राज्य विस्तार नहीं किया जाएगा। पहले जो अंग्रेज साम्राज्य विस्तार के लिए अलग अलग नीतियां चला रहे थे, अलग अलग तरीके अपना रहे थे, तो उस समय विक्टोरिया के द्वारा ये वादा किया गया कि अब अंग्रेजों के द्वारा क्या है, साम्राज्य का विस्तार नहीं किया जाएगा। मतलब जितने क्षेत्र पर अंग्रेज हैं उतने पर ही रहेंगे, अब अपने साम्राज्य विस्तार को किसी भी प्रकार से नहीं बढ़ाएंगे। और जो देशी राजाएं हैं, यहाँ के जो भारतीय राजा थे, उनका क्या सम्मान किया जाएगा, ये सब बातें इस घोषणा पत्र में बताई गई थी। जो भारतीय राजा हैं भारतीय राजाओं का सम्मान किया जाएगा, उनके साथ में कोई गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा, अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जाएगा। जो राजकीय सेवाएं हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाएगी। मतलब किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो योग्य होगा उसी को पद मिलेगा। योग्यताओं के आधार पर नौकरी दी जाएगी। एक जो उस समय पे गोद वाला कानून बनाया था कि गोद लिए बच्चे को मान्य नहीं माना जाता था, तो वो जो गोद वाला कानून था उसको निषेध कर दिया गया। गोद जो कानून था उसे निषेध कर दिया गया। तो इस तरीके के जो कार्य थे वो 1857 की क्रांति के जो परिणाम के रूप में निकलकर सामने आए। बेशक से ये क्रांति सफल नहीं रही, लेकिन फिर भी अंग्रेजों की जड़ें कहीं ना कहीं हिल गई थी। अंग्रेज समझ गए थे कि भारतीयों के ऊपर शासन करना इतना भी आसान कार्य नहीं है कि जैसे हमें एक ही उसमें उनको दबाए जा रहे थे, इतने आसानी से नहीं किया सकता। इसीलिए उन्होंने भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए ये कुछ नए नियम उस समय पर बनाए। तो आज हमारा ये टॉपिक पूरा जो है वो खत्म होता है 1857 की क्रांति का, जिसमें हमने पूरा इस टॉपिक को कवर कर लिया है। इसकी पृष्ठभूमि से लेकर इसके परिणाम तक के बारे में हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।